नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान शिक्षा क्षेत्र वेबिनार में। और आज का जो विषय है इस वेबिनार का, सबसे पहले आपको उसके बारे में बता दूं। कोविड-19 ने पिछले लगभग 2 साल अब होने को आ रहे हैं, उसमें तमाम चीजों को बदल दिया है, बल्कि पढ़ाई के लेकर जो हमारा नजरिया है उसको भी बदल दिया है, पढ़ाई के तरीके को बदल दिया है। और आने वाले कई सालों में किस तरह से पढ़ाई होगी, हमारे पढ़ने लिखने के ढंग भविष्य में कैसा होगा, इन सब को उसने तय किया है। लेकिन साथ साथ कई चीजें अच्छी भी हुई हैं, जो चुनौतियां थी उसको लोग पार पाए हैं। महामारी की इस चुनौती ने हमें और मजबूत बनाया है, हमारी सोच को और ज्यादा रचनात्मक बनाया है कि अगर आपके रास्ते में बाधाएं हैं तो आप आगे क्या कर सकते हैं। एक साथ हजारों छात्रों को घर से पढ़ाई करना और घर में बैठे बैठे बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करना, अपने करियर की शुरुआत करना, ये सब कुछ पिछले 1.5 सालों में हम लोगों ने देखा है, छात्रों ने देखा है, किया है और कामयाबी से इसे किया है। पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये सवाल अब है कि क्या काम करने का ये तरीका भविष्य अपनाएगा। क्या लॉकडाउन में जो छात्र डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, छात्रों को आने वाले समय में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान जो स्किल्स उन्होंने डेवलप की हैं वो उनके लिए क्या फायदेमंद साबित होंगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा क्षेत्र के इस वेबिनार में, जिसका विषय है कोविड काल में डिग्री प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए भविष्य में अवसर एवं चुनौतियां। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मिस्टर विनीत कंसल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अरुण कुमार मित्तल, डायरेक्टर हैं लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस के मिस्टर हर्षित सिंह, और एमडी और सीईओ हैं एट सीलैब पॉसिबल लखनऊ डॉक्टर सुरभि मोदी सहाय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और विनीत कंसल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। उन लोगों ने, उन छात्रों ने जिन्होंने पैंडेमिक के दौरान डिग्रियां प्राप्त की, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर इंजीनियरिंग की है, आपके अनुसार, आपके मुताबिक उनके लिए भविष्य में ज्यादा चुनौतियां होंगी या आपको लगता है कि अवसर ज्यादा होंगे? नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपको इस वेबिनार के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आपने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया। मेरे अनुसार इसमें छात्रों के लिए जो भी इस दौर से गुजरे हैं और उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है, स्पेशली तकनीकी शिक्षा ग्रहण करी है, उनके लिए अवसर ज़्यादा हैं। उनके लिए अवसर ज़्यादा हैं, उनके लिए चुनौतियां हैं और उन्होंने इस आपदा को अवसर में बदलने की कला को सीखा है। उन्होंने ये समझा है कि इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे डील करेंगे, अपार्ट फ्रॉम टीम बिल्डिंग, टीम स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ तकनीकी ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में सीखने का भी अवसर उन्हें मिला है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनके लिए एक अवसर है। आपको लगता है कि उनके लिए ये अवसर होगा और चुनौती कम, क्योंकि कई ज्यादा उन्होंने स्किल्स इस दौरान सीखी हैं। इसी से जुड़ा एक और सवाल है मेरे पास कि जो स्किल्स की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि पैंडेमिक के दौरान वो कौन सी स्किल्स हैं, वो क्या कौशल है जो इन छात्रों ने विकसित किया है, डेवलप किया है, जो भविष्य में उनकी मदद कर सकता है? जो नौकरियों में जब वो जाएंगे, जो प्रैक्टिकल जीवन में आएंगे, जॉब करेंगे, तो कौन सी स्किल्स ऐसी इन्होंने नई सीखी है जो उनकी मदद कर सकती है? देखिए, सर्वप्रथम तो इसमें सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स जो हैं अपने आप से उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि हमें अपना कैरियर बनाना है। हमको क्लास में मॉनिटर करने के लिए कोई शिक्षक नहीं है। आप अपना कैमरा और वॉइस तो ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जब आपको कंपनी में परफॉर्म करना है और आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए चुनौती स्वयं के लिए है। ये तो हम सब जानते हैं कि नोबडी कैरीज द एम्प्टी बैगेज। तो इसलिए छात्रों को इस बात का आभास स्वयं से हुआ कि उन्हें अपने को स्किल वैल्यू ऐड करना है और वो स्वयं से जिम्मेदार बने। तो जिम्मेदारी का भाव और स्वयं से लर्न करने की एक कला जो है वो विकसित हुई है। मुझे लगता है ये सब अनूठी बात है, क्योंकि तकनीकी के क्षेत्र में जिस तरह से तकनीकी बदलती है और छात्र हमारे उसे ग्रहण नहीं करते और उसे समझते हैं कि कोई उन्हें पढ़ाएगा तो वो पढ़ेंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट से आगे का समय का विकास नहीं होगा। तो उसमें सेल्फ लर्निंग जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो विषय है वो है सेल्फ डिसिप्लिन का। स्वयं से इस बात को एक टाइम टेबल बना करके अपने कार्यान्वयन करना डेली रूटीन का,
और जब को आप घर पे हैं या आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको अगेन मॉनिटर करने के लिए तो कोई नहीं है, और आपको अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना है, और आपको चीज़ों को ऑनलाइन समझना है, ऑनलाइन समझ के उसे ऑनलाइन ही रेसिप्रोकेट करना है, तो वो एक कला जो है, अब आप जब तकनीकी के क्षेत्र में करते हैं तो हमेशा इट्स ए टीम वर्क, और टीम जो है आपकी, एक टीम यहाँ बैठी है, एक हजारों मील दूर किसी दूसरे देश में बैठी है, तो ये बड़ी कॉमन सी बात है। जब हमें आपने देखा कि जब हम लोगों को प्रोजेक्ट में काम करना होता है और इस तरह से टीम डिफरेंट जगह पे बैठी होती है और काम करते हैं, तो उसके क्रियान्वयन के लिए अगर हम अपने पढ़ते समय इस बात को मूर्त रूप से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये हमारे छात्रों के लिए निश्चित रूप से एक अवसर है जिसमें छात्रों को इस बात को सीखने का अवसर मिला कि वो टीम वर्क से इन काम को क्रियाकलाप कर सकें। जी, ये आपने सही कहा कि छात्रों को जिम्मेदारी की भावना उनमें ज्यादा आई है, सेल्फ लर्निंग ज्यादा आई है, लेकिन एक चीज और रही कि वो जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं या जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं उनसे वो दूर रहे हैं, क्योंकि वो घरों में रहे हैं, वो खुद से पढ़ाई कर रहे हैं वर्चुअल माध्यम से। तो ऐसे में विभिन्न आईटी कंपनियों की क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं जिनका ध्यान ये छात्र पहले से रख सके? बिल्कुल, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बात तो सही है कि कंप्यूटर साइंस के अलावा जो और बहुत सारे विषय हैं, उसमें जो लेबोरेटरी है, उसकी उपयोगिता को, उसके यूज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं और आपने कहा, और ये हमारे इसका विषय भी है, ये एक विषय ऐसा था, एक ऐसा समय है जिसमें आपदा थी और अनफोर्सीन थी, अनप्रेसिडेंटेड थी। हम लिविंग बीइंग में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने इसका अनुभव किया हो और उसको समझा हो और हमारे पास सेट प्रोटोकॉल हो किसको फॉलो करना है। इस तरह के फियर ऑफ अननोन में, इस तरह के फियर ऑफ एंजाइटी में, जहाँ पे हमारे अपने जीवन का ही ये नहीं पता कि आज सुबह है हम शाम को नहीं है, शाम को है सुबह नहीं है, ऐसे अवसर में अपनी चीजों को, क्रियाकलाप को चलाए रखने के लिए जो हमारे छात्रों ने सीखा है वो एक ऑल्टरनेटिव रहा है। और उसके लिए प्रैक्टिकल्स के लिए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में वर्चुअल लैब्स के माध्यम से छात्रों को प्रैक्टिकल्स कराए गए हैं। ये तो बात ठीक है कि वो 100% उसको नहीं कर सकते हैं, उतने प्रैक्टिकल्स भी सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी छात्रों को और टीचर्स को भी, दोनों को साथ में जुड़ करके उन प्रैक्टिकल्स को सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में क्रिएट करना, उनसे लर्न करना, और जैसे हम अपने डेंजर्स एरियाज होते हैं, खदानों में जाते हैं या किसी ऐसे एरिया में जाते हैं, सिमुलेटेड हम फ्लाइट क्राफ्ट एयर का अनुभव करते हैं, उस तरह से इंजीनियरिंग के विभिन्न विधाओं में भी छात्रों ने वर्चुअल लैब्स को अडॉप्ट करके प्रैक्टिकल्स को अनुभव किया है। लेकिन उसका मूर्त रूप में क्रियान्वयन और उसका एग्जीक्यूशन जो है वो जब वो फील्ड में जाएगा, उसको करेगा, इस आपदा के अवसर में मुझे लगता है कि छात्र और टीचर के सहयोग से इतना ही किया जाना संभव था। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जितना मुमकिन था उतना किया गया है। अब जाहिर है कि जो प्रैक्टिकल जाके फील्ड में होता है वो तो नहीं हो पाया, पर एक अलग स्किल डेवलप किया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर हर्षित सिंह भी, स्वागत है आपका। और आप लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज का दारोमदार संभाल रहे हैं, जो LPS के नाम से मशहूर है, और ये 1983 में स्थापित किया गया है डॉक्टर SP सिंह द्वारा। आप बताएं कि आमतौर पर जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उसमें फैकल्टी और छात्र दोनों के लिए आसान होता है एक दूसरे को समझना, या फैकल्टी के लिए भी छात्रों की पर्सनालिटी असेसमेंट करना कि क्या उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या उनमें कमियां हैं? तो अब जो पैंडेमिक के दौरान ये सब कुछ वर्चुअली हुआ, तो पर्सनालिटी असेसमेंट जो है वो कितना मुश्किल रहा, आसान था, कठिन था, क्योंकि मिल नहीं रहे हैं फैकल्टी छात्रों से, और करियर काउंसलिंग में उनकी मदद के लिए ये इसमें आपको क्या मुश्किल आई कोई, या ये आसान ही रहा? हर्षित जी, आपसे बात करना चाहती हूँ। जी, थैंक यू सो मच नगमा जी। मैं खाली इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि विनीत सर अभी बता रहे थे कि इस दौरान जिस हिसाब से सबने अपने आप को एक तरह से एक्सप्लोर किया इस पैंडेमिक टाइम, तो ये स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स के लिए भी एक एक्सप्लोरेशन था अपनी खुद की पर्सनालिटी को लेके, बिकॉज मोस्टली सबको अपने ऊपर ही काम करना था। और बीइंग अ पर्सन, बिकॉज यहाँ पे मैं एज अ स्टूडेंट भी बोल सकता हूँ और एज एन एजुकेशनिस्ट भी बोल सकता हूँ, बिकॉज जब मैं इस एलीट पैनल की बात करूँ जहाँ पे आज मैं हूँ और मुझे बात कहने का मौका मिल रहा है, तो एज अ स्टूडेंट भी अगर मैं कहूँ तो मैं इसको एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस देख रहा था सभी के लिए। बिकॉज जब हम पर्सनालिटी असेसमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने खुद कुछ स्टूडेंट्स को काउंसिल किया था इस दौरान,
नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि वो अपने करियर ओरिएंटेड किस एरिया पे काम कर सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ वो अपनी स्किल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्सपोजर देना और उनको आइडेंटिफाई कराना, और वो कराया कैसे जा सकता है, कई बार सिर्फ एक्सपोजर से नहीं, पर कई बार सही सवाल करके भी। हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि उनके लिए ये करियर ठीक है और उनके ऊपर कुछ बाउंड्रीज उन्होंने खुद की क्रिएट कर ली हो या फिर उनके सराउंडिंग्स ने क्रिएट कर दी हो। बट एक्चुअली अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि अगर आप ये करियर चूज कर रहे हो एक स्पेसिफिक एरिया में, तो क्या वो वाकई में आपके लिए सूटेबल है, या फिर क्या इसके साथ साइमल्टेनियसली आप किसी और चीज को भी चूज कर सकते हो एज अ स्किल। तो ये पैंडेमिक का जो टाइम था, इसमें सब हर कोई साइमल्टेनियसली और कौन सी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए एक्सपोज होने के लिए एक मौका मिल रहा था। सो दैट्स व्हाट इवन आई डिड। क्योंकि मैंने अडॉप्ट किया, और मेरे पास कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हमारे कॉलेज में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग कोर्स परस्यू कर रहे हैं, और क्योंकि हमारा अपना खुद का प्रोफेशनल डिग्री कॉलेज है, सो उसमें स्टूडेंट्स का ये काफी हद तक ये अंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि शायद कोई एक स्पेसिफिक एक डिग्री है, उसी के ही एक लाइन में उनको चलना है। बट जब इसी दौरान ऐसे कई सारी अपॉर्चुनिटीज आई, जब आप डिजिटल मार्केटिंग की फेज में की बात करते हैं या फिर स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो इसमें ऐसे कई सारे स्किल्स साइमल्टेनियसली डेवलप करने का मौका मिल रहा था बच्चों को, जो कि एक्सपोजर दिया जा सकता था, तो उसके बारे में उनको एक्सपोज किया गया। सो आई बिलीव पर्सनालिटी असेसमेंट जो हुआ, तो एक्सपोजर के थ्रू हुआ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको ये अंडरस्टैंडिंग मिल पा रही थी कि सिर्फ और सिर्फ एक लाइन नहीं, एक ऐसी कई सारी साइमल्टेनियसली एक ऐसी कई सारी स्किल्स हैं जो कि डेवलप करी जा सकती, तो इसको हम लोगों ने एक्सपोज किया है। जी बिल्कुल। इसी दौरान बहुत सारे जो छात्र हैं उनकी इंटर्नशिप भी ऑनलाइन हुई है, वो डिग्रीज हासिल कर रहे हैं, पर वो जॉब मार्केट में एक तरह से दाखिल होने वाले हैं और इंटर्नशिप भी उनको ऑनलाइन ही मिली है। तो इसका आपका क्या असेसमेंट है, क्या इसका फायदा उन्हें आने वाले समय में मिलेगा जब वो इंडस्ट्री वर्चुअल ना हो और ऑफलाइन हो जैसे पहले की दुनिया होती थी कोविड के पहले, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? बेस्ट पार्ट तो ये रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन का कि एजुकेशन कहीं से रुकी नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो यही है मेरे हिसाब से। और क्योंकि वर्चुअल इंटर्नशिप के थ्रू लर्निंग कहीं नहीं रुक रही थी, और क्योंकि मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि साइमल्टेनियसली स्किल्स अपग्रेड हो रही थी कई ऐसे सेक्टर्स में जो कि इवेंचुअली हेल्प करने वाली हैं उनको करियर में। सो आई बिलीव सिर्फ एजुकेशन ना रुकना और कंटिन्यूस रहना, ये अपने आप में ही एडिशनल फीचर है। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर स्टूडेंट्स ये रियलाइज कर लें कि एक्चुअली उनकी इनर फीलिंग क्या है और वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो इस टाइम पीरियड ने उनको ये रियलाइज कराया। और ये रियलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो किसी भी प्रोफाइल में जाएं, किसी भी जॉब प्रोफाइल को अडॉप्ट करें, तो ये रियलाइजेशन हो जाना कि दिस इज हु आई एम, and then applying it to your job, applying it to your career, this is the most important factor, and this is definitely going to help. Absolutely. But कुछ मॉड्यूल ऐसा आप बताएंगे जो आपकी कॉलेज में LPS जो है उसने अडॉप्ट किया पैंडेमिक के दौरान, ताकि छात्रों की बेहतर पढ़ाई या ट्रेनिंग हो सके? Well, मॉड्यूल इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लब, वो अपने आप में ही एक हमारा एक मैं कह सकता हूँ अजूबा रहा है। जैसे कि अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात हो रही थी, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे स्ट्रक्चर्स को इस्टेब्लिश कर दिया कि स्टूडेंट्स अपने ही बनाए सॉफ्टवेयर्स को अपने ही स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे हमारे एरियाज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन टर्म्स ऑफ, जो कि स्नोबॉय यहाँ पे स्टूडेंट्स ने डेवलप किए, ड्रोन्स डेवलप किए, जो कि स्कूल को अपने आप बेनिफिट दे रहे हैं। सो आई बिलीव जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो उनको एजुकेशन के साथ उनके स्कूल में उनको मिलने लग गई, उनके कॉलेज में उनको मिलने लग गई। सो आई बिलीव ये ही हमारा सबसे अच्छा स्ट्रक्चर था जो कि वो प्रैक्टिकली अप्लाई करवा पा रहे थे अपने ही ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। थैंक यू फॉर दैट हर्षित। और हमारे साथ डॉक्टर मित्तल हैं, डॉक्टर अरुण कुमार मित्तल, जो कि बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका एक्सपीरियंस इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में क्या रहा, ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी इंजीनियरिंग है, होटल मैनेजमेंट है, MBA जैसे कई कोर्सेज के लिए जानी जाती हैं। आपके हिसाब से ऐसे क्षेत्रों में पैंडेमिक के बाद क्या नए अवसर पैदा हुए हैं, खास करके होटल मैनेजमेंट वगैरह जैसे जो क्षेत्र हैं, उसमें किस तरह के नए अवसर पैदा हुए हैं? पहले तो सभी पैनलिस्ट को गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच नगमा जी दैट यू गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दिस
दिस सेशन। देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी केवल इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट या एमबीए के लिए ही नहीं जानी जाती। हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ बहुत अच्छा डेंटल कॉलेज भी है, और ऐसा डेंटल कॉलेज है जहाँ हम डेंटल साइंसेज में पीएचडी कराते हैं। केजीएमयू को छोड़ के शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वी आर द ओनली वन जो पीएचडी भी हम डेंटल साइंसेज में कराते हैं। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है मैडम, इस चीज़ को, इसमें निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे बहुत स्कोप डेवलप हुआ है इसमें, पेंडेमिक के समय भी, और पेंडेमिक से पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जिसमें कि चेंजेस की ज़रूरत थी। बीबीडी यूनिवर्सिटी ने इसको फोर्स ही किया था, और ड्यूरिंग पेंडेमिक हमें अवसर भी मिला इस पर अच्छी तरह से विचार करने का, और उसको हमने लागू भी किया है बीबीडी यूनिवर्सिटी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्कूल वाइज बात करें तो इंजीनियरिंग में जैसे मशीन लर्निंग है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा साइंस एंड डीप लर्निंग है, या क्लाउड कंप्यूटिंग है, इन सब में हमारे यहाँ बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर विद स्पेशलाइजेशन इन दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ कोर्स चल रहे हैं। सिमिलरली अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, और कमिंग टाइम में भी बहुत होने वाली है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। उसको भी हमारे यहाँ हमने बीबीए में लॉन्च किया हुआ है। इसके अलावा अकाउंटिंग की बहुत डिमांड है मैडम, इस बीच में ख़ास तौर से ड्यूरिंग पेंडेमिक बहुत ज़्यादा हुई है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने बीबीए प्रोफेशनल शुरू किया हुआ है, जो कि इन कोलैबोरेशन विद सीमा मीन्स चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, दिस इज अ ब्रिटिश गवर्नमेंट बॉडी, उनके एसोसिएशन से है, और इसमें जो भी बच्चे कोर्स करते हैं इसको, वो जॉब इज़ गारंटीड। थर्डली, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी हमारे यहाँ चलता है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड डिपार्टमेंट। इसमें भी हमने बहुत सारे नए नए कोर्स चलाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलर बीसीए चलता है, उसके साथ साथ मैडम बीसीए इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक साइंस, इसी तरह से एमसीए डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये हमने आईबीएम के कोलैबोरेशन के साथ चलाए हैं। एक इंडस्ट्री टाई अप जब हो जाता है तो इस फर्दर स्ट्रेंथन्स द मार्केट वैल्यू फॉर द स्टूडेंट्स, इसलिए इनको हमने इसमें चलाया है। सिमिलरली आजकल टाउन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की बात होती है, तमाम रोड्स और हाईवेज और सब बनता है, तो उसको देखते हुए अर्बन प्लानिंग का भी हमारे यहाँ कोर्स चलता है इन द स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, बीआईडी का कोर्स चलता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स चलता है। तो ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनका कि बहुत स्कोप है आगे आने वाले समय में। इन सबको बीबीडी यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी रन कर दिया है, एंड वी आर फर्दर थिंकिंग तो कौन कौन से नए कोर्स हो सकते हैं जिनको चलाया जाए। तो बिल्कुल इस दौरान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई नई चीजें भी उभर कर आई हैं, बहुत सारे नए फील्ड भी हैं, ऑटोमेशन है, रोबोटिक्स है, डेटा साइंस है, ये तमाम चीजें बहुत उभरी हैं। आपका क्या एडवाइस रहेगा छात्रों के लिए कि कौन सी फील्ड इंजीनियरिंग उन्हें चुननी चाहिए जिसकी अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे ज्यादा हो भविष्य में? मेरा इतने सालों का कहता है टीचिंग में, वो ये है कि अब स्पेशलाइजेशन का ज़माना है मैम। अब केवल बीटेक इन पर्टिकुलर ब्रांच कर लेने से, सिविल इंजीनियरिंग कर लें, मैकेनिकल कर लें, कंप्यूटर साइंस कर लें, उससे केवल काम नहीं चलता, और जो आगे आने वाला समय है उसमें तो बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस भी करते हैं कि उन्हें स्पेशलाइज ब्रांचेस में बीटेक करना चाहिए या उसमें स्टडी करनी चाहिए। जैसे अभी एक लेटेस्ट ब्रांच ट्राई टू गेट इनटू इट, रोबोटिक्स आपने अभी नाम लिया, इसके अलावा मैंने मशीन लर्निंग का नाम लिया था, डाटा साइंस एंड डीप लर्निंग का नाम लिया था, क्लाउड कंप्यूटिंग का। ये सब ऐसी ब्रांचेज हैं जिनके कि मैं समझता हूँ विनीत कंसल साहब AKTU के वाइस चांसलर, वो ही विल एग्री विद मी कि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि आगे आने वाले समय में हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं, और उनको प्लेसमेंट में बहुत मदद करेंगी मैम। हम लोग का जो एरिया होता है ईस्टर्न यूपी के आसपास का, बहुत गरीब बच्चे हैं, और उनको अगर हम जॉब दे पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, हमारी यूनिवर्सिटी का ये मानना है कि हम 4 साल यहाँ पढ़ाएं और उन्हें अगर हम जॉब भी नहीं दे पाते हैं तो शायद हमारा इस कुर्सी पे बैठना भी हम जस्टिफाई नहीं करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कोर्सेज चलाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे ड्यूरिंग देयर कोर्स वर्क ही उनका प्लेसमेंट हो जाए, सो दैट वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें।
जी बिल्कुल, मैं वापस आऊंगी इस सवाल के लिए आप लोगों के पास कि किस तरह से आपकी यूनिवर्सिटीज में क्या चेंजेस हुए हैं जिससे बच्चों के संपूर्ण विकास में छात्रों के कोई रुकावट ना हो। पर डॉक्टर सुरभि मोदी सहाय के पास पहले जाना चाहती हूँ। डॉक्टर सुरभि मोदी सहाय, आप खुद हिंदू कॉलेज से हैं और लॉ आपकी जो संस्था है वो खास करके उत्तर भारत का एक सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है लॉ के छात्रों के लिए। इनोवेटिव मॉड्यूल के जरिए छात्रों को टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज में सीट प्राप्त करने में यहाँ से मदद मिलती है। तो आप ये अगर बता सकें कि वर्चुअल कोर्सेज में कैसे छात्रों की तैयारी करना आसान कराती है आपकी संस्था? थैंक यू नगमा। शायद मैं यहाँ पे अकेले हूँ जिसके पास कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है, बट हाँ मेरी संस्था से हर साल 4 से 5 हज़ार बच्चे पढ़ के निकलते हैं और टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए हम लोग पढ़ाई कराते हैं उनको। और जब बात आती है वर्चुअल ट्रेनिंग की, जब बात आती है डिस्टेंस लर्निंग की, तो हम लोग शुरू से ही डिस्टेंस लर्निंग कराते थे। इस पैंडेमिक की वजह से हमने डिस्टेंस लर्निंग में नहीं शुरू किया था। हम लोग शुरू से ही बच्चों को पढ़ाने के लिए डिस्टेंस लर्निंग करा रहे थे, तो उससे हमें बहुत दिक्कत नहीं आई जब बच्चे से संस्था आना छोड़ दिया और उनको हमें डिस्टेंस लर्निंग के जरिए से पढ़ाना पड़ा। बट हाँ, कुछ दिक्कतें आई उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम था। हमें जब खुद हम पढ़ाने लगे, ऑनलाइन लेक्चर्स, लाइव क्लासेस जूम के माध्यम से लेने लगे, तब हमें पता चला कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अपने आप घर पे कितनी तकलीफें हैं। कनेक्टिविटी नहीं होती, कहीं कहीं क्षेत्रों में तो बिजली की बहुत दिक्कत है। और हमने ये भी देखा कि शायद डॉक्टर मित्तल, डॉक्टर कंसल है हमारे साथ, शायद इन लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बच्चे जब यहाँ पढ़ने आते हैं तो यहाँ पीजी या हॉस्टल में रहने आते हैं, और जब पैंडेमिक हुआ तो सारे बच्चे अपने घर लौट गए। और तब हमें पता चला कि हमारे पास जो बच्चा आता है वो कहाँ से आता है पढ़ने, कितनी दूर शहरों से आता है, कुछ गांव से आते हैं। तो फिर हम लोगों ने जितना भी हमारा मॉड्यूल्स हैं, जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं, हमने उनको पहले रिकॉर्ड किया। हमने अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की, हमने टेक्नोलॉजी टाई-अप्स किए एक यूएस बेस्ड कंपनी है उसके साथ, और फिर कम बैंडविड्थ में वो मॉड्यूल रन कर सके, डाउनलोड हो जाए, जितनी देर बत्ती आए या जितनी देर भी इनके पास बच्चों के पास इंटरनेट आए, तो वो मॉड्यूल्स हमने उनको डाउनलोडेबल वर्जन्स में सारे मॉड्यूल्स, सारे लेक्चर्स दिए। इससे हमें भी दिक्कत आई, हमारा जितना कॉपीराइटेड मटेरियल, कॉपीराइटेड लेक्चर्स थे, हमें बाद में पता चला कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो लीक भी हुआ। तो इस पैंडेमिक ने बहुत सारी नई चीजें हमें सिखाई। हमने हर समय कोशिश की कि जितना भी पढ़ाई है वो बच्चों तक पहुंच सके, और बहुत सारे बच्चों ने फिर लैपटॉप्स खरीदे। आई वांट टू प्रेज ऑल पेरेंट्स जिन्होंने अपना तकलीफ छोड़कर सारे बच्चों के लिए, मुझे पता चला मेरे दोस्त के जरिए कि लैपटॉप सेल्स में 400% का बढ़ोतरी हुई है इंडिया में अकेले, आप साउथ ईस्ट एशिया को छोड़ दीजिए। तो बहुत सारे बच्चों ने लैपटॉप खरीदे। हमारे यहाँ लैब फैसिलिटीज हैं, हर सेंटर पे बच्चों के पास फैसिलिटी है लैब में आके पढ़ने की, तो वो यहीं पढ़ते थे। बट अब जब उनको वापस जाना पड़ा, वहां पर फोन के जरिए कई चीजें नहीं हो सकती हैं। फिर जब सारा चीज डिजिटाइज की, बच्चों तक पहुंचाई गई, फिर 3 महीने बाद हमारे बच्चों के कॉल्स आना शुरू हुए, मेंटल हेल्थ, आई स्ट्रेस, क्योंकि सारा समय, अब हम लोग के लेक्चर्स 4 घंटे 5 घंटे के, सारे मॉड्यूल्स ऑनलाइन, तो सारा समय ये नहीं हो सकता था। उस समय एक वक्त था जब कोरियर फैसिलिटीज नहीं थी। फिर जितना कोशिश कर सकते थे हम लोगों ने हार्ड कॉपी मटेरियल प्रिंट करा के बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो इस तरीके से मेरे इस पैंडेमिक में मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि डिस्टेंस लर्निंग ने एक्चुअली हमें करीब ले आए, हम उनकी तकलीफें समझ सके, वो हमारी समझ सके, और मिल बांट के सब लोगों ने इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला। जी।
बिल्कुल सब लोगों को काफी बदलाव करने पड़े और ऐसे में जैसा आपने कहा कि बहुत समस्या ये भी रही कि स्ट्रेस हुआ और आंखों की तकलीफ और ये तमाम चीजें, और घर बैठे बैठे जब आप अपने पेयर से मिल नहीं पाते हो तो वो सब भी एक मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो क्या बदलाव आप लोगों ने वैसे में किए अपने तरीके में ताकि घर बैठे छात्रों को मोटिवेट भी साथ साथ कर सके कि वो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं पर ऐसा ना कि वो हताश हो जाए, मायूस हो जाए? जी, तो एक प्रॉब्लम ये थी, पर दूसरी प्रॉब्लम उस समय अगर आपको याद हो नगमा जी, वो थी कि जितने भी टेस्ट थे सब पोस्टपोन करते होते गए। पहले जुलाई की डेट आई, सब जगह IIT है, JEE है, क्लैट है, फिर अगस्त की डेट आई, फिर सितंबर की डेट आई, फिर अक्टूबर की डेट आई। तो ये सब एक साथ मिलकर जितना भी बच्चों का मानसिक बैलेंस था वो पूरा बिगड़ चुका था। फिर हम लोगों ने क्लासेस रोकी और उसके बाद हमने सिर्फ इस माध्यम जूम के माध्यम से सबको कनेक्ट किया, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सबको एक दूसरे से मिलवाया। और फिर हम लोग ने एक हफ्ता एक सीरीज ऑफ मोटिवेशन लेक्चर्स, सिर्फ बातचीत करना, ओपन माइक, पोएट्री, ये सेशंस रखे कि आपको पढ़ना नहीं है, आप दूर रखिए स्क्रीन को, अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, मत देखिए, बस सुनिए। सो बातें, गाना, इनफैक्ट मेरे पास इतने रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं पैंडेमिक के, क्योंकि जब 3 या 4 बार एग्जाम की डेट आती है, पोस्टपोन हो जाती है, उसका जो तनाव होता है मैं आपको बयान नहीं कर सकती। इनफैक्ट 10 से 15% बच्चों ने एग्जाम तक नहीं ले पाए क्योंकि उनके ऊपर इतना स्ट्रेस था। तो फिर टेक्नोलॉजी हमने एम्ब्रेस भी की, हमने ली भी, फिर उसको फेंका भी कि अब नहीं हो सकता, स्क्रीन टाइम इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो बातचीत, और जब एक विंडो आई छोटी सी, जब खुल गए कुछ प्रदेशों ने अपने इंस्टीट्यूट्स खोले, तो सबसे पहले हमने बच्चों को इनवाइट किया, पहले तुम बस आओ, बैठो, मिलो। और आई थिंक 1 महीना डिटॉक्सिफाई किया सबने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी, क्योंकि लोगों का मिलना जुलना बंद था और अपने अपने घरों में बंद, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस रहा लोगों में। और 12वीं के बाद जो भी CLAT की तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो आमतौर पे जुडिशरी या लिटिगेशन में अपना भविष्य सोचते हैं। कुछ और करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप बताना चाहेंगे जो लॉ स्टूडेंट्स चुन सके? जी नगमा जी, इसमें एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी, यहाँ सब टीचर्स हैं, और जब बच्चों ने देखा कि टीचर्स सब जगह, डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल की, सबको बहुत ज्यादा तारीफ हो रही थी कि सबने फ्रंटलाइनर्स की तरह काम किया है। बट हमारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि टीचर्स ने कितना फ्रंटलाइनर्स की तरह काम किया है। हम लोग के वर्किंग आवर्स 6 घंटे से 8 घंटे हुए, फिर 8 घंटे से 14 घंटे हुए, क्योंकि इसी बीच में बच्चों से बात करना, उनका मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, और सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करना, ऑनलाइन भी पढ़ाना, मॉड्यूल भी लिख के बना के पोस्ट करना। तो बच्चों ने ये बहुत नोटिस किया कि टीचर्स उनके लिए कितना खड़े रहे हैं, एटलीस्ट यहाँ पर। और मैं काफी स्कूल्स जानती हूँ, काफी कॉलेजेस जानती हूँ जहाँ टीचर्स 12-14 घंटे हर समय फोन ऑन रखना, किसी भी बच्चे का कॉल आ सकता है, कोई किसी भी प्रॉब्लम में हो सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे वापस आए जो अभी लॉ स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और उन्होंने बोला कि वो टीचिंग और एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं। तो एक एकेडमिक्स एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए खुला हुआ है। यहाँ पर अच्छे लॉ प्रोफेसर्स की जरूरत है। LLM करके बच्चे वापस आके पढ़ाई, रिसर्च करना चाहते हैं। सब जानते हैं लिटिगेशन कर सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट करियर ऑप्शंस तो तमाम है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। चाहे पैंडेमिक हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, कुछ भी ये देश देखे, एक लॉयर है जो हमेशा एम्प्लॉय होता है, क्योंकि आपके पास कोई भी आपदा होती है, आप सबसे पहले वकील या डॉक्टर के पास जाते हैं। तो लॉ के छात्रों के लिए कोई करियर ऑप्शंस में डर्थ नहीं है। बट टीचिंग एक बहुत बड़ा ऑप्शन उभर के आया है जो बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, काफी लॉ स्टूडेंट्स सिर्फ शिक्षा लेके अपने वेल एस्टैब्लिश फैमिली बिजनेसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास उनको लॉ की नॉलेज है। तो इट इज एंड लॉ स्कूल्स में लॉ के साथ साथ मैनेजमेंट के कोर्सेज, इकोनॉमिक्स, सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो काफी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में जाते हैं, लॉ में आते हैं, मीडिया में बहुत लोग जाते हैं। इनफैक्ट हिंदुस्तान में और न्यूज़पेपर में और टेलीविजन पे बहुत लोग इंटर्नशिप्स भी करते हैं और जर्नलिस्ट के तौर पे आगे उभर के आते हैं। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो
किसी के लिए भी अवेलेबल है, वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। बिल्कुल, जो करियर सबके लिए वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, और उसके अलावा है, क्योंकि वकील की जैसे आपने कहा सबको जरूरत पड़ती है, तो लॉ एक ऐसा कोर्स है जो हमेशा फायदेमंद रहता है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर मित्तल आपसे कि जैसा सुरभि ने बताया कि उन लोगों ने किस तरह मोटिवेट करने के लिए बदलाव किए, छात्रों से बातचीत की, बीबीडीयू इस बात को कैसे इंश्योर कर रहा है कि ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी न रहे और उनका पूरी तरह से विकास हो, संपूर्ण विकास हो? जी, एक्चुअली जनरली स्पीकिंग इट वाज ए चैलेंज, बिकॉज स्टूडेंट्स जो थे वो ऑफलाइन क्लासेस के आते थे, क्लासरूम टीचिंग के आदी थे, और टीचर्स भी उसी तरीके के थे। इसके लिए हम लोगों को बहुत एफर्ट्स करने पड़े। सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि जो हमारी लाइब्रेरी थी इट वाज फुली ऑटोमेटेड एंड डिजिटलाइज्ड, उसको उसमें हमने रिमोट एक्सेस दिया, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो घर, और उनको सबको उनके पासवर्ड दिए ताकि वो घर बैठ के वो जो हमारे यहाँ के ई जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, जितनी हमारी रिसर्च की पीएचडी थीसिस है वो सब पीडीएफ फॉर्म में वहाँ मौजूद हैं। तो वो किसी भी, चाहे वो रिसर्च ओरिएंटेड कुछ देखना चाहते हो या जर्नल्स देखना चाहते हो या टेक्स्ट बुक देखना चाहते हो, उन सब की, क्योंकि डिजिटलाइज है, वो सब कुछ देख सकते थे घर पे बैठे बैठे हम लोगों ने उनके लिए लाइब्रेरी उपलब्ध करा दी। पहला काम तो ये किया, इट वाज डन विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, सो दैट कि स्टूडेंट्स को इमीडिएटली ये सुविधा हो जाए। दूसरी बात, जैसे डॉक्टर कंसल साहब भी कह रहे थे, दूसरा चैलेंज था प्रैक्टिकल्स का, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है और उसके में प्रैक्टिकल्स आप जानती हैं इंजीनियरिंग में कितना ज़रूरी है, या इसी तरह के कंप्यूटर एप्लीकेशन है या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें प्रैक्टिकल कितना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल ऑफलाइन हो नहीं सकते थे उस समय पेंडेमिक की वजह से, इसलिए हम लोगों ने अपने यहाँ के टीचर्स को आईआईटी से कांटेक्ट करके आईआईटीएन से वर्चुअल लैब्स कराने की ट्रेनिंग कराई, और उसके बाद बच्चों को वो उन ट्रेंड टीचर्स ने प्रैक्टिकल्स कराए, वर्चुअल प्रैक्टिकल्स कराए, और जितना भी समय मौका मिला उनको फिर जब भी अगर थोड़ा सा जैसे बीच बीच में डाउन हो गया था, आपको ध्यान हो पेंडेमिक, तो उसमें छोटे छोटे ग्रुप्स में बुला के बच्चों को उसमें क्लासरूम में भी, प्रैक्टिकल रूम में भी वहाँ पे उनको दिलाई गई, ट्रेनिंग दिलाई गई, ताकि वो थोड़ा सा उसका भी एक्सपीरियंस कर सकें। ये सारे काम किए गए। थोड़ा हमें एडवांटेज मैडम ये था कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें पहले से ही ऑनलाइन है, जैसे हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ऑनलाइन था पूरा, बच्चों को फॉर्म जमा करना है एग्जामिनेशन का वो उससे होता था, एडमिट कार्ड ऑनलाइन इशू होते हैं, सब कुछ, उनका जो अटेंडेंस होती है वो सब ऑनलाइन होती है। तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर क्वाइट फेमिलियर विद दैट। तो केवल एक टीचिंग की प्रॉब्लम थी, उसको उन्होंने टीचर्स ने, और ये बात सुरभि जी बहुत सही कह रही थी कि जो वर्कलोड था, किसी ने टीचर्स की तारीफ नहीं की, लेकिन टीचर्स का जो वर्कलोड था मैम, बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट डबल हो गया था, डेली उनका बहुत ज़्यादा हो गया था, और उनका खर्चा भी हो गया था, वो खुद भी ऑफिस नहीं आ पा रहे थे, तो वो पूरा जो डाटा खर्च होता है वो सब वो अपने एक्सपेंस पे कर रहे थे। इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हुई, लेकिन टीचर्स ने बहुत उसमें मेहनत की। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स रहे टीचर्स भी। या बिल्कुल फ्रंटलाइन वर्कर्स थे मैम, और जो सौरभ जी ने कहा हर समय फ़ोन ऑन करना, मैं तक अपना फ़ोन हर समय ऑन रखता था, ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इमीडिएटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, क्योंकि उस समय केवल एकेडमिक प्रॉब्लम ही नहीं आ रही थी मैम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ रही थी, उनको अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको। कई बार जैसा कि आपने सुना होगा सिलेंडर्स की, दवाइयों की, तो बीबीडी यूनिवर्सिटी ने अलग से एक सेंटर बनाया था, हेल्प सेंटर, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी विद द हेल्प ऑफ द यूपी गवर्नमेंट ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी ज़रूरतमंदों को प्रोवाइड किए जा रहे थे, दवाइयाँ पूरी प्रोवाइड की जा रही थी। ये सब काम भी हमने बिसाइड्स टीचिंग ये सब भी किया। इसके अलावा उसी पीरियड में मैम हम लोगों ने इनक्यूबेशन सेंटर्स भी वो किए, ताकि स्टूडेंट्स को केवल, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि केवल जॉब्स ही ना मिले, वो ऐसा कुछ करें जिससे कि बाकी लोगों को भी जॉब्स दे सकें। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स को स्थापित करके उन स्टूडेंट्स को स्टार्टअप करने के लिए, स्टार्ट करने की वो ट्रेनिंग दी गई। तो इस तरीके से ये भी हमने इस पीरियड में किया। तो ये सारा काम भी इसी पीरियड में किया गया मैम, जैसा, और ये फैक्ट है कि उस समय बहुत ज़्यादा काम था मैडम। जैसा सुरभि ने भी कहा कि टीचर्स को भले ही लोगों ने सोचा कि सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पर टीचर्स, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स घरों में थे और उन सबको मोटिवेट करना, लेकिन हमें खुशी मैडम ये है कि स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ने इस चीज़ को रियलाइज किया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गार्जियन बन के पेरेंट्स की तरह ही उनके लिए लगे हुए हैं, दैट दे रियलाइज।
और हम लोग इस बात से खुश हैं कि उन्होंने रियलाइज कर लिया ये हाँ। इससे बड़ा हमारे लिए कोई इनाम नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि you. आप लोगों ने ये सब इतने काम किए, स्टूडेंट्स की इस तरह से मदद की, आप तमाम लोगों का, बल्कि आप चारों लोगों का शिक्षा क्षेत्र से जुड़े आप चारों विशेषज्ञ का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वेबिनार में शामिल होने के लिए, बताने के लिए कि इस पैंडेमिक के दौरान और पैंडेमिक के बाद जो दुनिया में बदलाव आए हैं उसमें छात्रों के लिए कैसी चुनौतियां हैं और कैसे अवसर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दर्शकों के लिए भी ये वेबिनार लाभदायक रहा होगा और आप इससे कुछ सीख पाए होंगे। बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू नगमा, थैंक यू हिंदुस्तान। Thank you so much.